हेलो स्टूडेंट, अनिशा पाशा साल्वी, योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों, हम आज चैप्टर जो करने वाले हैं उसका नाम है हमारा पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम। बहुत ही कोरिलेट करेगा इससे प्रीवियस वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसका नाम था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें हमने बात करी थी ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, किस तरह से कम्युनिटी जब अबायोटिक फैक्टर के साथ एक रिलेशनशिप बनती है तो बनता है हमारा इकोसिस्टम। इज दैट क्लियर? तो आज का जो हमारा चैप्टर है इकोसिस्टम, उसमें हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, किस टाइप का इकोसिस्टम देखने को मिलता है, नेचुरल या फिर जो मैन मेड है या एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है। इसी के साथ में हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, पैरामीटर्स क्या होते हैं इकोसिस्टम के अंदर। फिर हम बात करेंगे सक्सेशन क्या है और उसके बाद में बात करेंगे जो हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल होता है वो कैसे चलता है। इज दैट क्लियर? ये पूरे चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जो आज का हमारा पार्ट है उसमें हम क्या क्या देखेंगे, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे इस चैप्टर का ओवरव्यू। क्लियर? तो ओवरव्यू देखने के लिए हम करेंगे, आ जाओ, ओवरव्यू ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, राइट? चलिए, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है? इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या बात करेंगे बच्चों? इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे इकोसिस्टम की डेफिनेशन, इकोसिस्टम, ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे। फिर हम देखेंगे इकोसिस्टम के टाइप्स, ठीक है, इकोसिस्टम के टाइप्स। फिर हम बात करेंगे कि कितने तरह के तो हैं बट इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम ये बात नहीं करेंगे, इसके साथ हम देखेंगे कि नेचुरल एंड मैन मेड इकोसिस्टम क्या होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, राइट? इसके अलावा हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। देखो, पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले इकोसिस्टम होता क्या है, ठीक है, यानी कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। फिर हम देखेंगे इकोसिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसके अलावा भी हम बात करें तो दो तरह के इकोसिस्टम हमें मिलता है, एक तो नेचर के द्वारा जो बनाया गया हो या फिर जो हमारे द्वारा निर्मित किया गया हो, इस तरह का पारितंत्र भी हमें देखने को मिलता है। फिर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर में क्या क्या मौजूद होता है। तो आप देखोगे कि स्पीशीज का कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। इसके साथ हम देखेंगे कि हमारी स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, राइट? इस तरह से हम यहाँ पर बात करेंगे। अब हम फर्दर जब आगे बढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बाद में, तो हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या क्या है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में आप देखोगे बच्चों, प्रोडक्टिविटी, राइट? फिर आप देखोगे डिकम्पोजिशन, फिर आप बात करोगे डिकम्पोजिशन के बाद एनर्जी फ्लो की, और उसके बाद में आप बात करोगे हमारे किसकी, न्यूट्रिएंट साइकिल की, राइट? न्यूट्रिएंट साइकिल की। और इसके अलावा एक बात और हम करेंगे जिसमें हम सक्सेशन की बात करेंगे, सक्सेशन, ठीक है। किसकी बात करेंगे, सक्सेशन क्या चीज होती है। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम चैप्टर का ओवरव्यू कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या चीजें हमें देखनी है, ठीक है। अब देखो,
अब हम बोलेंगे कि आज जो हमें पढ़ना है, आज का जो पार्ट है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, उसके टाइप्स और साथ ही साथ उसके कंपोनेंट हम पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या पढ़ेंगे, एनर्जी फ्लो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है और डिकम्पोजिशन क्या होती है, न्यूट्रिएंट साइकिल, सक्सेशन और हमारा पिरामिड। ठीक है, पिरामिड नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, पिरामिड्स भी जो है वो हम पढ़ेंगे। क्लियर दैट? सो पिरामिड, सक्सेशन और जो हमारा क्या हो गया, जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो आज की ये चीज तो समझ में आ गई, ओवरव्यू समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं हमारा इकोसिस्टम क्या है, राइट? चलो, इको सिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है? देखो बच्चों, हमने बात करी थी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल, राइट। इंडिविजुअल में मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हो, एक डॉग भी हो सकता है, एक क्रो भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल हो गया। क्लियर दैट? अब ये इंडिविजुअल, ठीक है, जब हम बोलेंगे कि सेम स्पीशीज के, ठीक है, सेम स्पीशीज के जब ऑर्गेनिज्म होंगे एक जगह, एक एरिया में, तो हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ मेंबर्स और ऑर्गेनिज्म, राइट, और ऑर्गेनिज्म of same species known as population। ठीक है, ये ओवरव्यू अपना पीछे वाला भी चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने बोला ऑर्गेनिज्म, दूसरा हमने बोला पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मिलकर के, ठीक है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन क्या क्या हो सकती है? देखो, पॉपुलेशन किसकी हो सकती है? डॉग की। पॉपुलेशन किसकी हो सकती है? कैट की, सेम स्पीशीज है ना। ह्यूमन की, राइट। अब ये पॉपुलेशन मिलकर के क्या बनाएगी? मैनी पॉपुलेशन, ठीक है। ग्रुप ऑफ मैनी पॉपुलेशन क्या कहलाएगी? हमारी कम्युनिटी, ठीक है। ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट, कम्युनिटी। अब देखो, ये कम्युनिटी किससे बनी? इस कम्युनिटी के अंदर एलिफेंट भी है, इस कम्युनिटी के अंदर डॉग भी है, इस कम्युनिटी में एक हमारा क्या कह सकते हैं, कोई भी जीव ले लो, ह्यूमंस भी उसके अंदर इंक्लूड है। ये हो गई हमारी कम्युनिटी। अब हम इकोसिस्टम कैसे बनाएंगे? आ जाओ, इकोसिस्टम की बात करोगे तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि मैम, जो हमारा बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स मिलकर के जो एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं, जो एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी बना रहे हैं, इसी को ही मैं क्या बोल रही हूँ? इकोसिस्टम बोल रही हूँ। अब एक सरल लैंग्वेज में हम बात करें कि जब कम्युनिटी के साथ में, ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ, जब कम्युनिटी के साथ में अबायोटिक फैक्टर्स भी हों, तो इसी को मैंने क्या बोला? इकोसिस्टम बोला। आ गई क्या बात समझ में? इकोसिस्टम की परिभाषा समझ में आ गई। इकोसिस्टम क्या है कि जब कम्युनिटी के साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर, क्या होते हैं अबायोटिक फैक्टर? ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में आप क्या बोलोगे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं किस में आते हैं? बायोटिक में। अबायोटिक फैक्टर हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लाइट, टेम्परेचर, राइट, सॉइल हमने बात कर ली है। तो ये सब कंपोनेंट किसके अंदर आते हैं? अबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं। तो एक कम्युनिटी जिसके अंदर डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, सब कुछ है, वो अबायोटिक फैक्टर के साथ कंबाइंड हो जाए तो वो क्या बनाती है? हमारा पारितंत्र बनाती है। यहाँ तक की चीज समझ में आ गई? क्लियर? चलो अब सुनो कुछ कुछ बातें। इकोसिस्टम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको खुद को अंदाजा हो जाएगा। देखो, ये एक इकोसिस्टम है, ठीक है, इकोसिस्टम है। अब
इस इकोसिस्टम में हम कह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है और हम कह रहे हैं कि मैम इसके अंदर अबायोटिक फैक्टर्स भी हैं। तो दैट मीन्स ये कैसे होगा, एक स्टेबल होगा, सेल्फ सस्टेनिंग होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये सेल्फ सस्टेनिंग होगा, राइट। इसके अंदर बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों तरह के फैक्टर्स होंगे जो इसको अफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब सुनो एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है इसके बाद क्या बनेंगे, इकोसिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों, बायोम बनाते हैं। ठीक है, हमने बोला था बायोम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, जब वहां का रेनफॉल आपका और टेम्परेचर जब आपका सेम रहता है तो वो कहलाता है हमारा बायोम, हाँ या ना। ठीक है, बहुत सारे इकोसिस्टम से मिलकर के बना हुआ होता है और उसके बाद होता है बायोस्फीयर। तो आपने देखा कि जैसे ही इकोसिस्टम बना, क्यों, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर एक साथ आए, इकोसिस्टम बनाया, उसके बाद ही तो बायोम बना, उसके बाद ही तो बायोस्फीयर बना। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि बायोस्फीयर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारा इकोसिस्टम है। एनी डाउट, राइट। क्या लिख सकती हूँ मैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। एनी डाउट हियर, ये बात समझ में आ गई। तो इकोसिस्टम क्या होता है, कैसे बनता है, ये क्लियर। अब देखो टाइप्स ऑफ इको सिस्टम, हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, चीजों को बहुत आराम से प्यार से समझेंगे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में हमने बात करी कि मैम ये कैसा हो सकता है, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना बच्चों टेरेस्ट्रियल की, और ये एक्वेटिक भी हो सकता है। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होगा, जब हम ओशन, सी, पॉन्ड, लेक की बात करेंगे। ठीक है, पॉन्ड की बात करते हैं हम सी की बात कर रहे हैं मैम, हम लेक की बात कर रहे हैं, तो ये जो एक पूरा पारितंत्र होगा वो किसका होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट होगा, राइट। यदि मैं बोलूँ टेरेस्ट्रियल क्या है, टेरेस्ट्रियल में क्या आ जाएगा मैम, जैसे कि हमारे एनिमल्स आ गए, ठीक है, हमारे माउंटेन आ गए, राइट। अब हमने कुछ और भी बातें करी, क्या बातें करी कि एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम। अब इस नेचुरल इकोसिस्टम में बच्चों टेरेस्ट्रियल भी आ जाएगा और एक्वेटिक भी आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा दूसरा है जिसको हमारे द्वारा निर्मित किया गया है, जैसे कि मैं बोल सकती हूं मैन मेड इकोसिस्टम, राइट, मैन मेड इकोसिस्टम या फिर एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम लिख दूं, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम, राइट। अब देखो यहां पर भी दोनों चीजें हो सकती है, टेरेस्ट्रियल भी और एक्वेटिक भी। क्यों मैम, यदि मैं गार्डन बना रही हूं तो वो टेरेस्ट्रियल हो गया, यदि मैं एक्वेरियम बना रही हूं तो वो एक्वेटिक हो गया। तो दैट मीन्स हमारा जो मेन टाइप ऑफ इकोसिस्टम है वो है टेरेस्ट्रियल और हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम। बट यदि मैं नेचुरल की बात करूं तो इट कैन बी टेरेस्ट्रियल, इट कैन बी एक्वेटिक, और यदि मैं एंथ्रोपोजेनिक की बात करूं तो इट ऑल्सो भी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। वाई, बिकॉज ऑफ गार्डन टेरेस्ट्रियल हो गया, याद करने का तरीका बता रही हूँ, और एक्वेटिक है तो हमारा एक्वेरियम हो गया। इज दैट क्लियर, एम आई क्लियर विद दिस? एक बार रीडिंग कर ले, ठीक है, आ जाओ। इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ रेगुलेटेड कैसे, आपको याद हो तो लास्ट वाले चैप्टर में मैंने पॉपुलेशन ग्रोथ करवाई थी, राइट। पॉपुलेशन ग्रोथ में आपने देखा था कि हमने कुछ कर्व देखे थे, हमने कुछ ग्राफ प्रेजेंटेशन देखा था, जिसमें हमने बोला था कि एक तो हमारी सपनों की दुनिया थी और एक रियलिस्टिक था। रियलिस्टिक में हमने बात करी थी किसकी बच्चों, हमारी बात करी थी लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में हमने क्या बोला था कि वहाँ पर जो ग्राफ हो रहा था वो कुछ इस तरीके से आ रहा था सिग्मोइड में, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी कैरिंग कैपेसिटी थी,
ठीक है, सेल्फ रेगुलेटेड को बता रही हूँ कि कैसे सेल्फ रेगुलेटेड, क्यों? क्योंकि इस एरिया की कैपेसिटी है कि बस यहाँ पर 100 ही डियर हो तो 100 डियर ही होंगे, इससे ज़्यादा हुआ तो एक्सटेंक्शन आ जाएगा। दैट मीन्स कि वो पूरा एक एटमॉस्फेयर, वो पूरा एक एरिया जो इकोसिस्टम का है वो कैसा है, सेल्फ रेगुलेटेड है। राइट, आ गई बात समझ में। सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ सस्टेनिंग के लिए हम क्या बोलेंगे, दैट मीन्स कि कोई भी उतार चढ़ाव आ रहा है, जैसे कि फ्लड आ गया, राइट, जैसे कि हम कह रहे हैं अकाल पड़ गया, ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में भी थोड़े समय बाद, ठीक है, जब आप सक्सेशन देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि थोड़े समय बाद वहाँ पर लाइफ अपने आप आ जाती है, लाइफ अपने आप जनरेट हो जाती है। हो सकता है कि वहाँ पर लाइफ आए नहीं, तो एनवायरमेंट और जो हमारा बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है वो इस तरीके से माहौल क्रिएट करते हैं कि एक पर्टिकुलर पारितंत्र, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग भी हो जाता है। क्लियर दैट। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर यानी कि बायोस्फीयर, बता दिया था मैंने कैसे है, कंसिस्टिंग ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग, कम्युनिटी है ना लिविंग बीइंग, और इसी के साथ में तुम जब अबायोटिक फैक्टर इसके साथ जोड़ देते हो, मेरे को बार बार बायोटिक आ जाता है, ठीक है। सो इट फिजिकल एनवायरनमेंट, अब इस कम्युनिटी का क्या कह रहा है, इस कम्युनिटी का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, बोथ इंटरैक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन देम, जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स हैं वो आपस में एक रिलेशनशिप निभाते हैं, एक्सचेंज करते हैं एनर्जी का। अभी आप देखोगे कि किस तरीके से जाएगा, कि किस तरीके से हम इकोसिस्टम जनरेट करते हैं। मैंने जब इकोसिस्टम पढ़ाया था प्रीवियस चैप्टर में, तो मैंने आपको बोला था कि एक एरिया की सॉइल, ठीक है, एक एरिया की सॉइल पे डिपेंड करता है कि वहाँ का इकोसिस्टम कैसे होगा, वहाँ पे वेजिटेशन कैसे होगा, राइट। वैसे ही वाटर डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरह के एनिमल रहेंगे, किस तरह की एल्गा वहाँ पर प्रेजेंट होगी। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? यहाँ तक की कहानी क्लियर? आगे बढ़े। नाउ वी हैव इकोसिस्टम टाइप, ठीक है, टेरेस्ट्रियल और लैंड इकोसिस्टम। एक बार मैं टेरेस्ट्रियल की स्पेलिंग मैंने लिखी है, TERRESTEREL RIAL, ठीक है भैया, ओके। टेरेस्ट्रियल और लैंड इकोसिस्टम, जिसमें क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट आ गए, तुम्हारे ग्रासलैंड आ गए, तुम्हारा, अब देखो यहाँ पर गार्डन भी लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने क्या कहा कि नेचुरल में भी हो सकता है, ये मैन मेड भी हो सकता है। क्लियर दैट? तो टेरेस्ट्रियल तो है, बट राइट, एक्वेटिक और वाटर इकोसिस्टम में तुम्हारा पॉन्ड आ गया, लेक आ गई, रिवर आ गया, सी आ गया। आ गई बात समझ में? नाउ नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम जो कि नेचर के द्वारा ही बनाया गया हो, विदाउट एनी कोई सपोर्ट, ठीक है, किसी भी सपोर्ट का रिक्वायरमेंट नहीं, नेचर ने अपने आप एक इकोसिस्टम डेवलप किया हो, तो वो इकोसिस्टम कहलाता है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम। सो डेवलप्स इन नेचर विदाउट ह्यूमन सपोर्ट और इंटरफेरेंस, एग्जाम्पल फॉरेस्ट, मराइन इकोसिस्टम, राइट। अब एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम क्या होता है? एन एंथ्रोपोजेनिक, जो कि आर्टिफिशियल हो, जो कि मैन मेड इकोसिस्टम हो, इज द वन विच इज क्रिएटेड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बीइंग, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, गार्डन, एक्वेरियम एक्सेट्रा। अब एग्रीकल्चर और एग्रो सिस्टम क्या है? ये लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम है। इंपॉर्टेंट बात, आपसे पूछा जा सकता है कि मैन मेड लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या है, तो आप बोल सकते हो कि मैम लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम कौन सा है हमारा? एग्रीकल्चर, जो हमने खुद ने बनाया, फसल उगाना हमने शुरू किया ना, राइट। An ecosystem is made up of two type of component, बायोटिक और अबायोटिक। इकोसिस्टम दो कंपोनेंट से बना होता है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक और अबायोटिक क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट की बात आप करोगे तो कांस्टेंट है ऑल लिविंग मेंबर्स, जितने भी लिविंग मेंबर्स हैं, मैंने बात करी थी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, वो सब किस में आता है? आपके बायोटिक कंपोनेंट में। अबायोटिक कंपोनेंट में आपका आ जाएगा टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, ये सब किसके अंदर आएगा? आपका अबायोटिक कंपोनेंट में। एनी डाउट हियर? नाउ वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको ये एक तो स्टार लगा लेना बच्चों, क्वेश्चन आता है, और एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो,
स्पीशीज कॉम्पोजिशन क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरह की स्पीशीज रहती है, वो इसका स्पीशीज कॉम्पोजिशन कहलाएगा। हो सकता है वो एक इंसेक्ट की हो सकता है वो एक एनिमल की हो सकता है वो प्लांट की हो। स्पीशीज तो स्पीशीज होती है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा स्पीशीज कॉम्पोजिशन। फिर हम बात करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन बताऊं मैं आपकी एनसीईआरटी में जब इकोसिस्टम चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो उसके जस्ट पीछे वाले पेज में एक लाइन दे रखी है स्ट्रैटिफिकेशन की। कैसे? देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होते हैं, ठीक है, सबसे पहला हमारे पास आ गया ग्रासेस। ठीक है, ग्रास के बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएगी बच्चों? हर्ब्स आ जाएंगी। ठीक है, क्या आ गई तुम्हारे पास? हर्ब्स आ गई। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास क्या आ गई? श्रब्स आ गई, झाड़ियां आ गई, श्रब्स आ गई। और उसके बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे? बड़े बड़े ट्री आ जाएंगे। ठीक है, बड़े बड़े ट्री आ जाएंगे। ये लो ट्री आ गए। तो आपने देखा कि मैंने क्या बनाया, इस तरीके से एक अरेंजमेंट दिया है मैंने। ठीक है, एक अरेंजमेंट दिया है मैंने एक स्पीशीज का, तो वो कैसे फॉर्म में है? ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल। ठीक है, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल। तो तुम देख रहे हो वर्टिकल है। ठीक है, वर्टिकल है। पहले तुम्हारे पास ग्रासेस आई, ठीक है, फर्स्ट लेवल। सेकंड में आपके पास हर्ब्स आई, फिर आपके पास श्रब आई, फिर आपके पास ट्री आए। अलग अलग लेवल को आपने रिप्रेजेंट करा। किस तरीके से? एक वर्टिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, एक वर्टिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। इसी को मैं बोलती हूँ स्ट्रैटिफिकेशन। एनी डाउट हियर? क्लियर दैट? चले आगे। नाउ देखो, फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल लेयर्स वेयर वेजिटेशन इज डेंस। जहां पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, डेंस होगा, और वो एक वर्टिकल फॉर्म में होगा, उसी को हम बोलेंगे स्ट्रैटिफिकेशन। डेफिनेशन पूछी जा सकती है। फिर है ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। ट्रॉपिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि पेड़ है, पेड़ को किसने खाया, उसको खाने वाले को किसने खाया, तो एक लेवल से हम गुजरते हैं। ठीक है, सन से सबसे पहले ऊर्जा लेने वाला फर्स्ट ट्रॉपिकल होगा, फिर उससे किसी ने एनर्जी ली है वो सेकंड होगा, फिर उससे लिया है वो टर्शरी होगा। इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल होते हैं, जो मैं अभी आपको समझाऊंगी। ईच इकोसिस्टम हैज अ स्पेसिफिक फूड चेन एंड फूड वेब। क्यों? मैंने कहा सन से एनर्जी ली, फिर हमारे पास प्लांट्स आए, प्लांट्स को खाने वाले आए, फिर उनको भी कोई खाने वाला आया। तो यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं? फूड चेन की। और फूड चेन के अंदर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। बायोटिक फैक्टर जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कॉकरोच को सिर्फ और सिर्फ एक चिड़िया ही खाए, कॉकरोच को कोई और भी खा सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है रैबिट को हमेशा कौन खाता है? डियर ही खाए, कोई और टाइगर भी खा सकता है। तो दैट मीन्स एक बड़ी सी, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना होता है उस फूड चेन का, जिसको हम कहते हैं फूड वेब। क्लियर दैट? अब देखो, अब जो डेफिनेशन तुम्हें समझने की है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप समझो। ये एक पर्टिकुलर एरिया है बच्चों, एक एरिया है, और इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में जो टोटल बायोमास है, टोटल बायोमास है इस पर्टिकुलर एरिया में, वो कहलाएगा उसका स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं कि इस वाले लैंड एरिया पे मैंने 1500 किलोग्राम, ठीक है, 1500 किलोग्राम वीट उगाया है। ठीक है, तो ये इसका बायोमास हो गया। क्या हो गया? इसका बायोमास आ गया। समझ में आ गई क्या बायोमास की कहानी? बायोमास के ऊपर अभी आगे जब पढ़ोगे प्रोडक्टिविटी, उसमें सब कुछ दिमाग से उतर जाएगा यदि तुम्हें लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैं समझाते समझाते लैंग्वेज भी पढ़ाती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लैंग्वेज पे आते हैं, समझना आपने पड़ता है। तो लैंग्वेज का मीनिंग समझो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये कह रही हूँ कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपका जो टोटल बायोमास है वो ही हमारी स्टैंडिंग क्रॉप है। जैसे कि मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर एरिया में मैंने 1500 किलोग्राम वीट उगाए हैं, तो ये इसका बायोमास हो गया। दैट मीन्स ये क्या हो गई? इसकी स्टैंडिंग क्रॉप। एम आई क्लियर? क्लियर? अब सुनो, इसी एरिया में, ठीक है, इसी एरिया में ये मान लीजिए मिट्टी है, सॉइल है। इस सॉइल के अंदर कितने तुम्हारे मिनरल हैं?
क्या है वो कहलाती है इसकी स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट, देखो याद करने का तरीका बताऊं एक लोकल लैंग्वेज में। आप जब भी किसी से मिलते हो या मतलब हम किसी की छवि बना लेते हैं ना, अपने अंदर एक इमेज बना लेते हैं, किससे बनाते हैं? उसके स्टेटस को देख करके। दैट मीन्स उसके पास कितना पैसा है, कितनी कारें हैं, कितना बैंक बैलेंस है, तो आप कहते हो अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा रिच होगा, ये तो बहुत फेमस है यार, मतलब राइट, लीव इट। तो हम क्या देखते हैं? स्टेटस देखते हैं, स्टेटस देखते हैं। इज दैट क्लियर? तो दैट मीन्स इस सॉइल के अंदर, इस एरिया में कितना मिनरल है, कितना न्यूट्रिएंट है, दैट मीन्स का खजाना कितना है, इसके पास पैसा कितना है। आपने स्टेटस देखा, उसका स्टैंडिंग स्टेटस, वो कितने बड़े पोजीशन पे प्रेजेंट है, उसका क्या स्टेटस है, क्या वो लोअर पोजीशन पे है या हायर पोजीशन पे है, कितना मिनरल है उसके पास, वही उसका स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप, कितना तुम्हारे पास उसका बायोमास है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट मीन्स वो एनिमल्स का भी हो सकता है, ह्यूमंस का भी होता है। कितना बायोमास है उस पर्टिकुलर एरिया में, वो उसका स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। एम आई क्लियर? चीजें क्लियर हो गई दोनों? आओ एक बार रीड कर ले। स्टैंडिंग क्रॉप, द अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास और नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। इस एरिया के अंदर कितने ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट है, इस एरिया में कितना एनिमल प्रेजेंट है, कितनी गायें प्रेजेंट है, वो उसका बायोमास कहलाएगा, है ना। और बायोमास आपने देख लिया तो दैट मीन्स वो आपका स्टैंडिंग क्रॉप कहलाएगा, वो आपको प्रोडक्टिविटी दे रहा है फर्दर। अब स्टैंडिंग स्टेट, द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, कितना खजाना है, कितना पैसा है, कितना बैंक बैलेंस है, प्रेजेंट एनी टाइम इन द सॉइल एंड वाटर ऑफ इकोसिस्टम, उस सॉइल के अंदर कितने मिनरल प्रेजेंट है, वो कहलाता है आपका स्टैंडिंग स्टेट। एम आई क्लियर विद दिस? स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम समझ में आ गया? Now we have component of ecosystem. The component of the ecosystem are seen to function as unit when you consider the following aspect. हमारे पास किस किस एस्पेक्ट में हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे? उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उसके पास किस तरह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, एनर्जी का फ्लो कैसे जा रहा है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि उसका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होती है। क्लियर दैट? 4 कंपोनेंट पता लग गया। फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी, सेकंड है डिकम्पोजिशन, थर्ड है हमारा एनर्जी फ्लो, एंड फोर्थ है हमारा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्लियर दैट? अब सबसे पहले मैं प्रोडक्टिविटी नहीं पढ़ाऊंगी, डिकम्पोजिशन भी नहीं पढ़ाऊंगी, सबसे पहले हम बात करेंगे इस एनर्जी फ्लो की। जब आप ये एनर्जी फ्लो समझ जाओगे तो आराम से प्रोडक्टिविटी निकाल पाओगे, डिकम्पोजिशन करा पाओगे, और फिर न्यूट्रिएंट साइकिल हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज का जो पार्ट है वो उसमें हम ये 3 कंपोनेंट पढ़ लेंगे बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करें एनर्जी फ्लो के साथ। एनर्जी फ्लो क्या है? देखो बच्चों, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे हम, राइट, बहुत ही प्यारे तरीके से। ये है हमारे प्रिय, बहुत ही प्रिय, बहुत ही अमेजिंग, यदि ये नहीं हो तो शायद हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड मैं किसकी बात कर रही हूं, ठीक है। हमारे सन चाचू की, ठीक है, हमारे सन चाचू, ओके, सन चाचू। देखो बच्चों, हमारी अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका एकमात्र एनर्जी का रिसोर्सेज हैं, वो है हमारे सन चाचू, ठीक है। सन चाचू हैं। जितनी भी एनर्जी आपको मिल रही है ना, वो किससे मिल रही है? हमारे सन चाचू से मिल रही है, एकमात्र सोर्स है ये हमारी एनर्जी का, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, समझने वाली बात है। सन चाचू की रोशनी आई, आपको पता है ये लिप्स ऐसे खाली खाली से लग रहे हैं, ये लो, ठीक है, स्माइली सी। हाँ, अब इसकी जो एनर्जी है, इसकी नहीं, इनकी जो एनर्जी आई वो किसने ली? सबसे पहले वो ली हमारे प्लांट्स ने, हाँ या ना। प्लांट बना दूं, राइट, प्लांट है, ये लो भाई, प्लांट बन गया। इस प्लांट ने इसकी एनर्जी ली, अब ठीक है, एनर्जी ली। अब इस प्लांट को, ठीक है, इस प्लांट को खाया हर्बीवोर ने। हर्बीवोर क्या हो सकती है? एक प्यारी सी
ये तो डक बन गया, बट ये चिड़िया है, ठीक है। हाँ, चिड़िया भी बन गई, ठीक है। इस प्लांट को खाया इस चिड़िया ने, हर्बीवोर ने खाया। फिर इस चिड़िया को, एक मिनट बच्चों, हाँ ठीक है। हर्बीवोर कौन होते हैं बच्चों? हर्बीवोर वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, ठीक है, प्लांट को खाते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं हमारे ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्यों? जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। प्लांट किसी को नहीं खाता, प्लांट सन एनर्जी को लेता है, उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करता है और अपना फूड खुद बनाता है। जो खुद अपनी एनर्जी बनाए, जो खुद अपना भोजन बनाए, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं इस ऑटोट्रॉफ को, इस प्लांट को खाने वाला जो जीव होगा वो कहलाएगा हर्बीवोर, ठीक है। ये गाय भी हो सकती है, ये चिड़िया भी हो सकती है, जिसको भी जो प्लांट पे डिपेंड है वो कहलाते हैं हर्बीवोर। क्लियर दैट? अब इस हर्बीवोर को भी तो कोई खा सकता है। मान लीजिए कि इसको कोई खा गया, कैट खा गई, ठीक है। इतनी अच्छी सी कैट बनानी नहीं आती मुझे, बट ठीक है, बना दूंगी मैं। हा हा हा, ठीक है। आई होप कि सुंदर लग रही है, ठीक है। ये लो, कैटी खा गई, इसको खा गई, इस बर्डी को कैटी खा गई, तो ये जो हुई वो हो गई हमारी कार्निवोर। क्या हो गई? कार्निवोर। और ये कैटी भी हो सकती है, ये एक फॉक्स भी हो सकता है, ये एक डॉग भी हो सकता है, राइट? क्लियर दैट? कार्निवोर हो गए जो हर्बीवोर को खाते हो, कार्निवोर जो हर्बीवोर को खाते हैं। अब सुनो, इस कैट को भी तो कोई खा सकता है, ठीक है। और यदि ये फॉक्स हुआ, मान लीजिए ये मैंने लिखा कैट या फिर फॉक्स हुआ, तो इस फॉक्स को कौन खाता है? इस फॉक्स को खाएगा हमारा टाइगर, ठीक है। इसको खा गया टाइगर या फिर लायन, ठीक है, लायन खा गया, तो ये भी क्या है? टॉप कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, ठीक है, टॉप कार्निवोर। अब इस टाइगर और लायन को कोई नहीं खाएगा, इसके ऊपर कोई भी नहीं है। क्लियर दैट? ये मरता है या और कोई, जैसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से मरेगा, इसको कोई खाता नहीं है, ठीक है। मरने के बाद इसकी बॉडी को कोई खा सकता है, उसके बारे में भी अभी मैं बात करूंगी, उसकी भी एक फूड चेन होती है। लेकिन अभी आपको ये चीज समझ में आई क्या? ये चीज समझ में आई क्या? मैंने कहा सन चाचू से एनर्जी ली किसने? प्लांट ने। प्लांट को हमने क्या बोला? ऑटोट्रॉफ। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद इस प्लांट को कौन जो खाते हैं वो कहलाते हैं हमारे हर्बीवोर, ठीक है। एक बार ई का देख लेना बच्चों, है ना, हर्बीवोर खाते हैं। हर्बीवोर जो है उसको भी कोई खाएगा, वो कहलाते हैं कार्निवोर। और इस कार्निवोर को भी कोई खाता है, उसके बाद कोई भी नहीं खाता, तो वो कहलाता है टॉप कार्निवोर, ठीक है, टॉप कार्निवोर। तो ये अपन अभी ट्रॉफिक लेवल पे भी चलेंगे, ये हम अभी फूड चेन पे भी चलेंगे। आपको पता लग जाएगा किस तरीके से इसमें प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब सुनो, यहां पर मैं लिख रही हूं एनर्जी, ठीक है, किसकी? सन चाचू की एनर्जी। किसने ली बच्चों? प्लांट ने ली, ठीक है। प्लांट से किसने ली? प्लांट से ली हमारे हर्बीवोर ने। किसने ली? हर्बीवोर ने। हर्बीवोर्स को किसने खाया? कार्निवोर्स ने। और कार्निवोर्स को किसने खाया? टॉप कार्निवोर्स ने, ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या बच्चों? ये बात बिल्कुल क्लियर है क्या कि यहाँ पर एनर्जी हमने सन चाचू से ली, प्लांट ने अपना फूड बनाया, फिर उसको हर्बीवोर ने खाया, फिर उसको और कार्निवोर ने खाया, फिर उसको भी टॉप कार्निवोर ने खाया। अब देखो, यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये है हमारे ऑटोट्रॉफ, क्योंकि खुद बनाते हैं, ठीक है। ये है हमारे हर्बीवोर, ठीक है। अब ये जो तीनों हैं, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड है, तो जो हर्बीवोर है बच्चों,
ये जो है ये कहलाएंगे तीनों के तीनों कंज्यूमर, ठीक है, ये कहलाएंगे कंज्यूमर्स, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट्स के द्वारा। तो ये हो जाएगा मेरा प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो जाएगा मेरा सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये हो जाएगा मेरा टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। और जो ऑटोट्रॉफ्स हैं बच्चों, ये हमारे कहलाते हैं प्रोड्यूसर। ये बात समझ में आ गई? प्रोड्यूसर कौन है, कंज्यूमर किस तरह के होते हैं, ठीक है। अब सुनो एक और बात, अब सूर्य से जो एनर्जी ले रहा है, जो सूर्य से सबसे पहले एनर्जी ले रहा है, उसको हम कहते हैं यहां पर, ठीक है, ये है हमारा ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट, ये है हमारा ट्रॉपिकल लेवल सेकंड, ये है मेरा ट्रॉपिकल लेवल थर्ड, और ये है मेरा ट्रॉपिकल लेवल फोर। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। तुम्हें मैंने बता दिया है ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है, ठीक है। अब सुनो एनर्जी का फ्लो, हम इतनी देर से एनर्जी फ्लो की बात कर रहे हैं, क्या हुआ। अब मान लीजिए कि सन चाचू के पास में जो एनर्जी थी वो है हमारी 1000 जूल एनर्जी थी, ठीक है, 100 मान लो, 1000 मान लो, ठीक है। अब पूरी की पूरी एनर्जी प्लांट तो नहीं ले सकता, ठीक है, पूरी की पूरी एनर्जी प्लांट नहीं ले सकता। मान लीजिए कि इन्होंने ली 100 जूल एनर्जी प्लांट ने, ठीक है, प्लांट ने 100 जूल ली, फिर हर्बीवोर इसको खाएगा तो पूरी की पूरी एनर्जी तो नहीं खा सकता, ठीक है, पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो नहीं दे सकता। इसके पीछे एक लॉ है जिसको हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पहले एक बार एनर्जी फ्लो समझ लो। फिर ये एनर्जी 100 से अपने पास हो गई 10, फिर 10 से हो गई हमारी 1, राइट। तो आप देख रहे हो एनर्जी जो है वो कंप्लीट एनर्जी नहीं आ रही है, जो एनर्जी यहाँ थी उसका 10वां%, ठीक है, 10th% ही यहाँ पर मिल रहा है। आ गई क्या बात समझ में? एनर्जी फ्लो जो है कंप्लीटली एक से दूसरे में नहीं जाती है, कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस होता है किसी ना किसी रूप में, कंप्लीट एनर्जी का फ्लो नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई क्या? और एक और बात, जो एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी का जो फ्लो है ऑलवेज बी यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, एनर्जी का जो फ्लो है वो क्या रहेगा, ऑलवेज बी यूनिडायरेक्शनल। लिख लो कहीं पर भी, इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगा, यूनिडायरेक्शनल। ये बात समझ में आ गई क्या बच्चों? यूनिडायरेक्शनल समझ में आ गई? तुम्हें मैंने इनडायरेक्टली फूड चेन के बारे में भी बता दिया है। चलो एक बार अपन करेंगे रीडिंग, आ जाओ। एनर्जी फ्लो, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल इकोसिस्टम। एकमात्र हमारा स्रोत है एनर्जी का, कौन? हमारे सूर्य देव, यानी हमारे प्यारे सन चाचू। एनर्जी डज नॉट रिमेन ट्रैप्ड परमानेंटली इन एनी ऑर्गेनिज्म। जो एनर्जी है डज नॉट रिमेन ट्रैप्ड परमानेंटली। यदि ऐसा क्यों बोला गया है? यदि सन चाचू से एनर्जी प्लांट ले रहा है तो ये परमानेंटली इसके पास नहीं रहेगी। जैसे ही इसको चिड़िया ने खाया तो ये इसमें चली गई, फिर इसको यदि बिल्ली ने खाया तो इसमें चली गई, बिल्ली को किसी ने खाया तो वो उसमें चली गई। एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। एनर्जी कभी भी एक के पास परमानेंटली नहीं रहेगी। एनर्जी डज नॉट रिमेन ट्रैप्ड परमानेंटली इन एनी ऑर्गेनिज्म। आ गई क्या बात समझ में? आगे बढ़ें। It is either passed on to the higher tropic level or become available to detrivores. अभी हम बात करेंगे detrivores क्या होते हैं, and decomposes after the organism dies. मैंने कहा या तो एक दूसरे को खाएंगे, फूड चेन में खाएंगे, लेकिन हो सकता है ना वो अपने आप भी मर जाएं, ठीक है। तो एनर्जी जब वो मर जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए कि हमारा टाइगर मर गया, बहुत ही गंदा सा टाइगर बनाया बट मर गया बेचारा, ये लो टाइगर मर गया। अब ये टाइगर मर गया, सॉइल में दब गया,
डिकम्पोजर आएंगे, इसको खाएंगे, ठीक है। इसमें से जो भी न्यूट्रिएंट इसके अंदर होगा, जो एनर्जी निकलेगी वो सॉइल में जाएगी, सॉइल से वापस से किस में जाएगी, हमारे प्लांट्स के अंदर। तो एनर्जी किसी एक के पास रुकी क्या? एनर्जी किसी एक के पास रुकी? नहीं रुकी ना। इसके भी मरने के बाद सॉइल में वो एनर्जी चली गई। तो एनर्जी का आप एक फ्लो देख रहे हो, ठीक है, आप एनर्जी का फ्लो देख रहे हो। इसको भी एक बार समझ लो बच्चों। सन चाचू, प्लांट, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, फिर डिकम्पोजिशन, सॉइल एंड अगेन, अरे ठीक है। एनर्जी कैसे जा रही है? सूर्य की एनर्जी को प्लांट ने लिया, प्लांट को हर्बीवोर ने खाया, कार्निवोर के पास गया, टॉप कार्निवोर के पास गया, वो मर गया तो उसका डिकम्पोजिशन हो गया, सॉइल के अंदर उसकी एनर्जी गई और एनर्जी वापस से प्लांट के पास आई। आपने एक बार भी ये चीज नोटिस करी क्या कि एनर्जी हर्बीवोर से वापस से इधर नहीं आई, कार्निवोर से एनर्जी यहां पर नहीं आई? एक साइकिल चला है बच्चों, एक साइकिल गया है, एक साइकिल गया है, और इस पूरी साइकिल में आपने देखा है कि ये यूनिडायरेक्शनल है, डायरेक्शनल, ठीक है। कैसा है ये? यूनिडायरेक्शनल है। कहीं पर भी इसका फ्लो चेंज हुआ क्या? किसी के पास भी एनर्जी कहीं पर रुकी क्या? नहीं ना। ये बात क्लियर हो गई, लैंग्वेज समझ में आ गई बच्चों। फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। क्लियर? चलें आगे। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। अब देखो क्या होता है कि ये बात कही क्यों गई, ठीक है, ये बात क्यों कही गई ये भी देखो। ये सन चाचू तो बनेंगे क्योंकि अब इतनी बड़ी बात है, पूरे इकोसिस्टम में इन्हीं से एनर्जी मिल रही है। अब देखो सन चाचू में तो बहुत सारी रेजेस आती है, बहुत सारी किरणें आती है ना, बहुत सारी किरणें आती है, लेकिन सारी की सारी किरणों को तो प्लांट जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया है ना, पढ़ लिया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास एक फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन होता है, पार रीजन होता है, तो उतनी ही एनर्जी ये ग्रहण करता है। बाकी एनर्जी क्या? बाकी एनर्जी तो आप देख रहे हो कि यदि सन चाचू के पास 1000 जूल एनर्जी है तो ओनली 100 जूल ही इसके पास आ रही है। क्यों? क्योंकि पार रीजन में इतनी आई है। एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ बात समझने के लिए। कहीं ऐसे बोलो मैडम ने तो 100 जूल एनर्जी बोली थी तो 100 जूल एनर्जी ही आएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं जस्ट ना एग्जाम्पल दे रही हूँ चीजों को समझने के लिए। यहाँ 1000 थी, यहाँ पर 100 ही रह गई, ठीक है, 100 जूल रह गई। तो सन चाचू से पूरी रोशनी, पूरी जो एनर्जी है वो प्लांट के पास भी नहीं जाती है। कुछ ना कुछ यहाँ पर एनर्जी का लॉस्ट होगा ही होगा, एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। ये बात समझ में आ गई? क्या कह रही है एनसीईआरटी? इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। 50% ही आ सकती है, ठीक है। प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रोफ्स फिक्स सन्स रेडिएशन एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। एनर्जी बनाने में अपनी फूड बनाने में इस एनर्जी को यूज लेते हैं कौन? प्लांट्स और हमारे जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। प्लांट कैप्चर 2 to 10%। अब देखो, ठीक है, हमने बोला सन चाचू से एनर्जी आई 50%, हमने बात करी, आ जाओ, साइन गलत बना दिया। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। पार रीजन में 50% हमारे पास एनर्जी थी, ठीक है, 50% एनर्जी थी किसमें? पार रीजन में। और इसको भी प्लांट ने सिर्फ 2 to 10% ही यूज लिया है बच्चों। इसके पास केवल 2 से 10% ही एनर्जी आई है। प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ पावर एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। और सोचो ये 2 से 10 जो % एनर्जी है, इसी का ही फ्लो हो रहा है, इसी का ही फ्लो होता जा रहा है ऐसे। कार्निवोर, हर्बीवोर, ठीक है, सॉरी, हर्बीवोर, कार्निवोर, सॉइल, डिकम्पोजिशन, राइट, सारा का सारा वापस से इधर चला गया। यूनिडायरेक्शन जो चल रहा है इस 2 to 10% एनर्जी का ही चल रहा है। क्लियर दैट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक
to know how to solar energy captured by plant flows through the different organism to an ecosystem. आपको समझ में आ गया ना कैसे जाती है? All organisms are dependent for their food on producer either directly or indirectly. तो जितने भी कार्निवोर हो, हर्बीवोर हो, ठीक है, डीकम्पोजर हो, डेट्राइटिस हो, वो सारे के सारे डिपेंड होते हैं उस पर्टिकुलर 2 to 10% एनर्जी पे जो कि फर्दर फ्लो होगी, और सारे के सारे ऑर्गेनिज्म उसी पे डिपेंड है। क्लियर? नोट, अब देखो क्या कहना चाह रहा है बच्चों कि इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सेकंड लॉ। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जितनी भी एनर्जी, जैसा कि मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ जब से अपन ने एनर्जी की बात करी है, कि जितनी एनर्जी है वो पूरी की पूरी कोई भी नहीं ले सकता है परमानेंटली, उसमें से कुछ ना कुछ हीट का लॉस होगा ही होगा। आई बात समझ में? तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अपना लाइफ चलाने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए ही चाहिए होती है। दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर टू कॉन्ट्रैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस। क्लियर दैट? तो यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूं कि एनर्जी जो कंप्लीट एनर्जी है वो क्या होती है, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ जाता है वैसे वैसे एनर्जी भी घटती जाती है। ये बात समझ में आ गई क्या? ट्रॉपिक लेवल्स हम पढ़ चुके हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल यानी कि ग्रीन प्लांट्स, हमने यही बात करी थी। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? हर्बीवोर है। देखो सेकंड ट्रॉपिक लेवल हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स थर्ड ट्रॉपिक लेवल कार्निवोर्स, टर्शरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल टॉप कार्निवोर्स। ये बात क्लियर है? नाउ ट्रॉपिक लेवल पिरामिड हम पढ़ेंगे आगे जाकर के, बस एक मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, फोर्थ है। तो आप देख रहे हो कि इस तरीके से हमारा एक पिरामिड बनता है। और अभी हम पढ़ेंगे फिर ये बाद में जब पिरामिड आएगा कि नंबर के हिसाब से कैसा होता है, बायोमास के हिसाब से कैसा होता है, एनर्जी के हिसाब से पिरामिड जो है कैसा होता है, वहां से क्वेश्चंस भी आते हैं। नाउ फूड चेन की हम बात कर चुके हैं। बस हमें क्या करना है, एक बार लैंग्वेज की रीड करनी है ताकि यदि क्वेश्चन आएगा तो आप लैंग्वेज को समझ सको। फूड चेन इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ अ ग्रुप ऑर्गेनिज्म इन विच देयर ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी थ्रू अ सीरीज ऑफ रिपीटेड प्रोसेस ईटिंग एंड बीइंग ईटन। या तो खाई जाए किसी के द्वारा, ठीक है, या तो खुद खाए या किसी के द्वारा खाई जाए उसी चीज को। तो ये क्या है, एक फूड चेन है जो एक सीक्वेंस में होता है। अ फूड चेन इज जनरली स्ट्रेट एंड देयर इज प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन अवेलेबल बायोमास। देखो बच्चों, बायोमास में ये क्या बोल रहा है, लाइन का बहुत गहरा मीनिंग है, सुनो। अ फूड चेन इज जनरली स्ट्रेट, ठीक है, फूड चेन क्या होगी, एक जनरली स्ट्रेट होगी, ठीक है। देयर इज प्रोग्रेसिव, हमेशा प्रोग्रेसिव रिडक्शन इज अवेलेबल बायोमास। बायोमास के आधार पर ही उसका आप फ्लो देख सकते हो। कैसे? जैसे कि मैंने बोला जो टॉप कार्निवोर्स है जैसे टाइगर है, आप देखोगे एक फॉरेस्ट के अंदर शेर जो है, हम कहते हैं ना जंगल का तो एक ही राजा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप देखोगे सन चाचू, यहाँ से प्लांट ने एनर्जी ली, यहाँ से चिड़िया ने एनर्जी ली, यहाँ से बिल्ली ने एनर्जी ली, यहाँ से फॉक्स ने एनर्जी ली, फिर यहाँ से लायन या टाइगर ने एनर्जी ली। तो यहाँ पर 100 जूल थी, मान लो, नहीं मतलब यहाँ पर 1000 जूल थी, फिर यहाँ पर 100 जूल हो गई, फिर यहाँ पर 10 रह गई, फिर यहाँ पर 0 1 रह गई। यहाँ पर आते आते एनर्जी तुम देख रहे हो घटती जा रही है। तो एनर्जी जब घटती जा रही है, उनका जो हम कह सकते हैं कि देखो डियर बहुत सारे होंगे, ठीक है, जो डियर हैं, जो फॉक्स हैं, वो बहुत सारे होंगे, लेकिन शेर की जो हम कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ट्रॉपिकल लेवल बढ़ता जाता है एनर्जी भी वहाँ घटती जाती है, और एनर्जी घट जाती है तो वहाँ पर संख्या भी घट जाती है। इसीलिए जो टॉप ट्रॉपिकल लेवल होते हैं, टॉप कार्निवोर्स होते हैं, उनका एक्सटिंक्शन बहुत जल्दी होता है रादर देन नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। प्लांट स्पीशीज में देखोगे तो आपको कम मिलेगा, ठीक है, फॉक्स डियर में देखोगे तो आपको कम मिलेगा रादर देन टाइगर, लायन, जो टॉप कार्निवोर्स हैं उसके अंदर एक्सटिंक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर दैट? आ गई बात समझ में? द नंबर ऑफ स्टेप इन फूड चेन इज लिमिटेड टू 4 and 5। आप देखोगे कि जो हमारी फूड चेन है, जो उसके सीक्वेंस है, वो 4 to 5 लेवल पे ही होते हैं। अभी हम देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। स्टेप ए लार्ज पोर्शन ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट इन फूड
फूड चेन देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। सो हमारे पास है फूड चेन्स, जैसे कि आप देखोगे अ 3 लिंक्ड फूड चेन। इसके अंदर क्या होगा कि एक कॉर्न का प्लांट है जिसको एक चूहे ने खाया, चूहे को किसने खाया, आउल ने खाया। फिर आप देखोगे कि नहीं मैम यहाँ पर कैरेट है, कैरेट को रैबिट ने खाया, और रैबिट को किसने खा लिया, फॉक्स ने, फॉक्स को किसने खाया, लायन ने खा लिया। फिर आप देखोगे 5 लिंक्ड जो फूड चेन है जिसके अंदर हमारे पास ग्रास है, ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को हमारे फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को पाइथन ने खा लिया, पाइथन को ईगल ने खा लिया। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हो कि या तो हमारे 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ट्रॉपिक लेवल भी ऐसा नहीं कि 10-10 उसके अंदर प्रेजेंट हो, नहीं, ट्रॉपिक लेवल 4 या 5 से ज्यादा नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? ये कहना चाहती है हमारी एनसीईआरटी। नाउ टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो दोनों चीजें समझ लेना, ठीक है, क्या होता है। फूड चेन के टाइप्स, एक होती है हमारी GFC ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है हमारी डेट्रिटस फूड चेन। अब क्या होगा, जो हमारी ग्रेजिंग फूड चेन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, प्लांट से स्टार्ट होती है और टॉप कार्निवोर पे खत्म होती है। ठीक है, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, हम बहुत बार देख चुके हैं कि प्लांट से स्टार्ट होगी और टॉप कार्निवोर पे खत्म हो जाएगी, ये होती है हमारी ग्रेजिंग फूड चेन। लेकिन जब आप बात करोगे डेट्रिटस फूड चेन की, तो इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ध्यान से सुनना। प्लांट, चिड़िया, ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा फॉक्स बना लो। फॉक्स भी बनाना नहीं आता अभी तो ढंग से। हाँ 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 हाँ, फॉक्स तो नहीं लग रहा ये। ठीक है, रुको 1 मिनट। फॉक्स के लिए ठीक है, ये फॉक्स है, समझ लो। ठीक है, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, ये लो। हंसने वाला फॉक्स, ठीक है, और फिर हमारा लायन। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। हमने बोला कि मैम एक एनर्जी का फ्लो हो रहा है जो कि प्लांट से बर्ड के पास, बर्ड से फॉक्स के पास, फॉक्स से लायन के पास में। तो ये वाला जो फूड चेन है बच्चों, ये क्या है, हमारा ग्रेजिंग फूड चेन। लेकिन हमारे पास इसी के साथ टेरेस्ट्रियल पे इसी के साथ एक और फूड चेन भी चलता है जो हमें पता नहीं लगता। कौन सा फूड चेन मैम? आज अब ये प्लांट है बच्चों, प्लांट है, ठीक है, या तो इस प्लांट को कोई खा जाएगा या ये प्लांट एज के साथ में दब के मर जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ये प्लांट दब के मर गया, डेड हो गया ये प्लांट, ठीक है, इसके डेड टिश्यूज हैं, राइट, डेड स्टेम है, कुछ भी है जो जमीन के नीचे दब गए। बर्ड है, या तो बर्ड फॉक्स, मतलब बर्ड जो है उसको फॉक्स खा जाएगा, या फिर इसकी एज हो जाएगी, या फिर कोई भी रीजन है ये भी मर जाएगी। चिड़िया भी मर गई बेचारी, ठीक है, ऐसे ही है, या तो इसको लायन खा लेगा या फिर ये भी बेचारा मर जाएगा। ठीक है, मरने के बाद कुछ पता नहीं लगता किसकी लाश है। ठीक है, लॉयन है, लॉयन को हालांकि कोई नहीं खाएगा, लेकिन भाई ये ऐसा तो है नहीं कि अमर इसने कुछ पी लिया हो, अमृत पी लिया हो तो ये बच जाएगा, ये भी तो मरेगा, तो लायन भी मर गया। ठीक है, ये जो नीचे दबे हुए जो सामान है आपको दिख रहे हैं, जो दबे हुए चीजें हैं, ये क्या है, इसको हम कहते हैं डेट्रिटस। क्या कहते हैं इसको? डेट्रिटस। अब इस डेट्रिटस कहां पर है? सॉइल में है। सॉइल में कौन रहते हैं? हमारे प्यारे अर्थवॉर्म। ठीक है, प्यारे हमारे डीकंपोजर रहते हैं, अर्थवॉर्म रहते हैं। तो यहां पर क्या होंगे? अर्थवॉर्म होगा, या हमारे फंगस या फिर हमारे बैक्टीरिया होंगे। वो क्या करेंगे? इसको डीकंपोज कर देंगे बच्चों। ठीक है, डीकंपोज कर दिया। डीकंपोज करने से भी एनर्जी बन रही है। क्या एनर्जी बन रही है? ठीक है, मिनरलाइजेशन हो रहा है, मिनरल निकल रहा है। ये मिनरल कौन ले लेगा वापस से? सॉइल के थ्रू हमारे प्लांट ले लेंगे। तो दैट मीन्स ग्रेजिंग फूड चेन के साथ साथ हमारे पास एक और फूड चेन चलती है जो कि मृत पदार्थों पे डिपेंड होती है।
वो होती है हमारी डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन हमेशा किससे शुरू होती है? जो डेट्रिटस होते हैं उससे। और जो ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट होती है वो हमेशा प्लांट से स्टार्ट होगी। एम आई क्लियर विद दिस? क्लियर दैट? कहानी आ गई समझ में? आ जाओ। टाइप ऑफ फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन DFC बीइंग विद द डेट्रिटस और डेड ऑर्गेनिक मैटर। किससे शुरू होगी? डेड ऑर्गेनिक मैटर से। डेट्रीवोर्स एंड डीकम्पोजर्स फीड ओवर इट, इसको खाते रहेंगे। देयरफॉर फूड एनर्जी प्रेजेंट इन डेट्रिटस पासेस इनटू देम। क्या होगी? जो भी खाएगा, अर्थवॉर्म खाएगा, अर्थवॉर्म के पास चली जाएगी, फिर अर्थवॉर्म को फर्दर चिड़िया भी खा सकती है, एनर्जी चली गई। मान लो कि नहीं खाया तो वो मरेगा, तो वो प्लांट के अंदर जाएगा। होता है कि नहीं होता है? इतना तो पता है। तो यहाँ पर आप देखोगे डेट्रीवोर्स एंड डीकम्पोजर आर consumed by smaller carnivores which in turn become food for a larger carnivore and so on। जैसे मैंने क्या कहा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेट्रिटस है, इसको अर्थवॉर्म ने खाया, अर्थवॉर्म को स्पैरो ने खाया, इसको फाल्कन चिड़िया ने खाया। क्लियर दैट? या हो सकता है इस अर्थवॉर्म को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को पिकॉक ने खा लिया, या ईगल ने खा लिया। तो दैट मीन्स आप देख रहे हो कि यहाँ से भी एक एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो कि कहाँ जा रहे हैं? टॉप कार्निवोर्स में भी जा रहे हैं, और हो सकता है ये प्लांट के अंदर भी चले जाए। तो एनर्जी का एक पर्टिकुलर फ्लो हो रहा है। अ कॉमन डेट्रिटस फूड चेन विद अर्थवॉर्म एज डेट्रीवोर इज। यदि हम नॉर्मल डेट्रिटस फूड चेन की बात करते हैं तो वो स्टार्ट हो रही है हमारे अर्थवॉर्म से, जब डेट्रिटस प्रेजेंट होगा। क्लियर दैट? आ गई बात समझ में? नाउ वी हैव ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होगा? मोस्ट कॉमन फूड चेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रीडेटर फूड चेन। इस प्रीडेशन अकर्स एट एवरी स्टेप। हर स्टेप पे आपको आपका प्रीडेटर मिलेगा आपको खाने के लिए। हर्बीवोर जो हमारा ऑटोट्रॉफ है उसको हर्बीवोर खाएगा, हर्बीवोर को कार्निवोर, कार्निवोर को हमारा टॉप कार्निवोर। तो यानी कि हर कदम पे आपको मिलेंगे। याद करो हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला था जो हमारी सपनों की दुनिया में था। क्या बोल रहा था हमने कि चूहा चूही गए, हमारे शादी करी, हनीमून बनाने गए, खूब सारे बच्चे पैदा किए, क्योंकि वहां पर कोई भी प्रीडेटर नहीं था। लेकिन यहाँ हर स्टेप पे प्रीडेटर है। एक मतलब आप बोलोगे कॉमन फूड चेन है बच्चों। क्लियर दैट? दिस फूड चेन कंसिस्ट ऑफ ए प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर लाइक दिस। अ टिपिकल फूड चेन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम की आप बात करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को खाया जूप्लैंक्टन ने, जूप्लैंक्टन को खाया स्मॉल फिश ने, स्मॉल फिश को खाया हमारी लार्ज फिश ने, और उसको भी उसका कोई प्रीडेटर ले गया। तो ये हो गई हमारी एक्वेटिक। अब एक और बात सुनो, आपसे पूछा जाता है कि जो ओशियन है बच्चों, ठीक है, चलो आगे बता देती हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, आ रहा है अभी। फूड वेब पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं बताऊंगी। नेटवर्क ऑफ फूड चेन। फूड वेब क्या है? जो नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे। फॉर्म ए नंबर ऑफ फीडिंग कनेक्शन अमंगेस्ट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और ए बायोटिक कम्युनिटी। दोनों के अंदर डिपेंड करेगा। फूड वेब इज मेंट फॉर इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड एंड अलाउइंग द एंडेंजर्ड पॉपुलेशन टू ग्रो इन साइज। यानी कि यदि फूड वेब नहीं हो, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, बायोटिक और एबायोटिक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। यदि मैंने बोला था कि जो हमारी बर्ड है उसको कैट भी खा सकते हैं, उसको फॉक्स भी खा सकते हैं, उसको डॉग भी खा सकता है। तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? स्टारवेशन से रोक रहे हैं। हम एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को ग्रोथ साइज बढ़ाने के लिए एक सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फूड वेब का होना बहुत ज़रूरी है। 10% लॉ, 10% लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो इंपॉर्टेंस है मैं हालांकि शुरू से बताती हुई जा रही हूँ। यहाँ पर आप देखोगे जो आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि सन चाचू है, सन चाचू ने पूरा हमने बोला कि 1000 है, 1000 जूल है, ठीक है। और हमने ये बोला था यदि ये 100% है तो केवल पार रीजन में, ठीक है, पार रीजन में कितना था? 50%। और इसका भी पार रीजन का ये सिर्फ 2 to 10% एनर्जी ले रहे थे, ठीक है, ये हमने बात करी थी। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये 10 हमारा 1000 जूल इसके पास एनर्जी है, ये जाएगा यहाँ पर तो ये 100 जूल हो जाएगा इस 100 जूल से, ठीक है। अब ये 100 जूल कैसे हुआ सुनो, यहाँ पर एक मिनट बच्चों, ठीक है, यहाँ पर 1000 जूल थी। यहाँ से देखो ये वाला एक एरो दिख रहा है तुम्हें,
यहां पर हम कह रहे हैं कि भाई 90% जो हीट है, जो एनर्जी है, वो हीट के तौर पे लॉस हो गई। ठीक है, प्लांट इसको ले पाता, इससे पहले 90% जो एनर्जी है वो लॉस हो गई एज अ हीट। फिर यहां पर गई इसका 10%, ठीक है, फिर यहां पर भी इसका 90% लूज हो गया, इसके पास गई इसका 10%, फिर यहां पर गया, फिर लॉस हो गया, फिर इसके पास गया, फिर यहां लॉस हो गया, इसके पास गया। ऐसे करते करते आप देखोगे केवल 10% ही एनर्जी कंज्यूम की जा रही है। तो यहां पर इन्होंने बोला, कौन थे इन्होंने बोलने वाले? किंडमैन। ठीक है, किंडमैन इन 1942 में इन्होंने 10% लॉ ऑफ एनर्जी दिया। अकॉर्डिंग टू हिम ओनली 10% ऑफ हर्बीवोर प्रोडक्टिविटी इज यूटिलाइज्ड फॉर द रेजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ प्राइमरी कार्निवोर्स। हायर कार्निवोर्स सिमिलरली आर एबल टू रिटेन ओनली 10%। हमने बोला जो ऑटोट्रॉफ्स है उसने 10% ली, उस 10% का भी 10% हर्बीवोर ने लिया, उसका भी 10% कार्निवोर ने लिया, और उसका भी 10% हमारे टॉप कार्निवोर ने लिया। एनर्जी प्रेजेंट इन द प्राइमरी कार्निवोर। It is called 10% law proposed by Kindman in 1942, and we have this diagram. Now we have next हमारा component है which is productivity. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, हमारी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, उसमें भी ग्रॉस और नेट प्रोडक्टिविटी क्या है, रेस्पिरेशनल एनर्जी क्या है, सारी की सारी चीज़ें जो है तुम्हें अभी समझनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। सो प्रोडक्टिविटी क्या है, इसको समझने के लिए आप देखोगे कि यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स समझनी है बच्चों। ठीक है, टर्म्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ समझें। देखो हमारे पास कुछ टर्म है। सबसे पहले हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एक तो ये वर्ड है। एक है हमारे पास प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एक है हमारे पास सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसके अलावा अब पहले इसको समझ लो, ठीक है। बहुत अच्छे से डिफाइन कर लिया है मैंने। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हम देखो प्राइमरी है, प्राइमरी हमारे पास कौन होता है, जो हमारा ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट है, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट है तो कौन हम बात कर रहे हैं, देखो T1 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट में हम किसकी बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब सुनो, इस एक एरिया में, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस एक एरिया में यहां पर आप देखोगे कितने जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उसका बायोमास कितना है। यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में यहां पर बायोमास कितना है, वो ही इसकी क्या कहलाती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। यहां पर इस T1 लेवल ने, ट्रॉपिकल लेवल ने अपने बायोमास में कितना इंक्रीज किया है, वो होगा इसका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। व्हाट अबाउट द प्रोडक्टिविटी, आपने कहा कि मैम ट्रॉपिक लेवल 1 ने कितना प्लांट लगाया है ना, कितना बायोमास है, ठीक है, कितना बायोमास है। लेकिन अब मैं बोल रही हूं कि एक साल में, एक ईयर में पहले था इसका 100 kg, ठीक है। अब इसका बायोमास हो गया एक साल के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर 100 kg से हो गया 1100 kg, ठीक है। 1100 kg हुआ तो एक साल में इसकी प्रोडक्टिविटी क्या आई, कैसे पता लगाओगे, वापस से सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि कितने इस पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट्स है, कितना बायोमास है उसका। ये बात समझ में आ गई। प्रोडक्टिविटी क्या है मैम, कि मैंने कहा इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, मान लीजिए कितने किलोमीटर का एक एरिया है, इस किलोमीटर एरिया में पर टाइम, ठीक है, पर यूनिट, पर टाइम पर या गिवन टाइम पर कितनी प्रोडक्टिविटी हुई है। तो पहले 100 kg थी, फिर वो हमारी 1100 kg हो गई। दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी एक साल में कितनी हुई बच्चों, 900 kg। देखा मैं केजे कर रही हूँ इतनी देर से, कहाँ गया, बस यही लिखा है ना केजे, ठीक है।
केजी हो गई, यानी कि हमने 900 किलोग्राम की प्रोडक्टिविटी देखी इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, यानी कि एक हमारे ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट में हमने एक पर्टिकुलर एरिया में एक साल के अंदर 900 किलोग्राम बायोमास इंक्रीज हुआ है। ये कहलाती है इसकी प्रोडक्टिविटी। ये बात समझ में आ गई, प्रोडक्टिविटी क्लियर। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? सेकेंडरी जब हम टी सेकेंड की बात करते हैं, दैट मीन्स हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं। कंज्यूमर्स के द्वारा इस पर्टिकुलर एरिया में कितना बायोमास आया है, इंक्रीज हुआ है, वो कहलाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आई होप कि तीनों टर्म्स क्लियर है। अब सुनो एक और बात, जो प्रोडक्टिविटी है बच्चों, प्रोडक्टिविटी जो है वो दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और एक होती है नेट प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लो क्लियर, ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि ये एक एरिया है, ठीक है। पहले हम सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, ठीक है। पहले इस वर्ड का मतलब समझो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, प्लांट्स की। ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। T1 लेवल पे हम बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि यहां पर ये एक पर्टिकुलर एरिया में पहले बायोमास था, वापस से वही 100 किलोग्राम। एक साल के अंदर मैम ये हो गया 1100, ठीक है। तो दैट मीन्स इस ईयर के अंदर जो हमारी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है वो कितनी आई है बच्चों, 1100। ये क्या है 1100, मेरी जीपीपी, ठीक है। यदि मैं इसकी प्रोडक्टिविटी निकालूंगी, ठीक है, इसकी प्रोडक्टिविटी निकालूंगी तो वो आएगी 900, क्योंकि 900 बढ़ा है एक साल में, 900 बढ़ा है, प्रोडक्टिविटी 900 है, जीपीपी 1100 है, दोनों में अंतर है। ये जीपीपी समझ में आ गया। अब सुनो नेट प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हैं। अब आप कह रहे हो कि ये प्लांट जो है मैम, प्लांट ने क्या बनाई है, अपनी ऑर्गेनिक मैटर बनाया, यानी कि मैं बोल रही हूँ ग्लूकोज बनाया, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज पूरा का पूरा तो काम नहीं आएगा, ठीक है। जब ये ग्लूकोज अपने ग्रोथ में लगाएगा, ठीक है, और ये जो ग्लूकोज है वो लगाएगा अपने रेस्पिरेशन में, ठीक है, रेस्पिरेशन में, यानी कि मैं क्या बोल रही हूं, एटीपी के फॉर्मेशन में लगाएगा। तो मैं इसको इंडिकेट करूंगी आर से। तो यानी कि जो हमारी एनपीपी कैसे निकालोगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे निकालोगे, जब आप ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी प्रोडक्टिविटी माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आई होप कि सारे के सारे टर्म क्लियर है। एक बार रीड कर देती हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, दैट इज द रेट एट विच सनलाइट, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ बायोमास ही हमारी प्रोडक्टिविटी है। The rate at which sunlight is captured by producers for the synthesized energy rich organic compound is called productivity। यानी कि जो ट्रॉपिक लेवल है, प्रोड्यूसर कौन है, ट्रॉपिक लेवल 1 है, इन्होंने जितनी एनर्जी यूज की है अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में, वो उसकी प्रोडक्टिविटी है। क्लियर दैट? इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म, आप बोल सकते हो किलो कैलोरी मोल इन्वर्जन पर ईयर, ठीक है, टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी टू डिफरेंट इकोसिस्टम। हर इकोसिस्टम में आप प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो। इट इज फॉलोइंग टाइप्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में एक गिवन टाइम पीरियड में प्लांट ने कितना प्रोडक्टिविटी करी है, वो ही उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि हम बात कर रहे हैं T1 लेवल पे, ट्रॉपिक लेवल 1 पे। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय, वही एक्सप्रेस करने का तरीका, द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन बाय ग्रीन प्लांट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम
द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल कितना बनाया है, ठीक है। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी यूटिलाइज बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन, जीपीपी का कुछ अमाउंट रेस्पिरेशन में जाएगा यानी कि आर में। तो द एनर्जी लेफ्ट आफ्टर रेस्पिरेशन, जो एनर्जी बचेगी रेस्पिरेशन के बाद ही वो स्टोर हो जाएगी एज ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसर पर यूनिट टाइम एरिया इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आपने एनपीपी कैसे निकाली, जीपीपी माइनस आर। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कैसे रेफर करते हैं, द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, ट्रॉपिक लेवल सेकेंड पे जब हम बात करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द respiration predation while transferring energy from one tropic level to next. The annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 million. अब सुनो इंपॉर्टेंट बात। देखो बच्चों, हम कह रहे हैं कि जो हमारी पूरी अर्थ है, ठीक है, उसमें 70% हमारा ओशियन है, ठीक है, हमारा 70% ओशियन है, बाकी जो बचा वो हमारा टेरेस्ट्रियल है। तो अब आप कह रहे हो कि मैम 70% हमारा ओशन का भाग है, दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि मैं अर्थ की टोटल प्रोडक्टिविटी की बात करूँ तो 170 बिलियन टन है, ठीक है, 170 बिलियन टन है, बट ओशन इसमें से सिर्फ और सिर्फ 55% ही या 55 बिलियन टन ही, परसेंट नहीं बोलती, ठीक है, 55 बिलियन टन ही जो है ओशन बनाता है। बाकी किसके पास रहता है, किसके पास रहता है, हमारा रेस्ट ऑफ कोर्स इन ऑन लैंड, लैंड पे रहता है। क्लियर दैट। अब सुनो डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन जो हमारी डेट्रेटर्स फूड चेन है, सेम वही प्रोसेस है। इट इज फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिमेन detritus, already I told you, with the help of organism called as decomposer. decomposer के द्वारा ये क्या करता है, decomposition होता है। the decomposers कौन कौन हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, excrete digestive enzyme over the detritus। जो भी detritus है, जैसे मान लीजिए लीफ है, ये detritus है, इसको या तो अर्थवर्म खाएगा या बैक्टीरिया फंजाई खाएगा, इसमें से जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो बाहर निकाल देगा, इसी को हम लीचिंग कहते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन इज डिपेंडेंट ऑन द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, कितना ऑक्सीजन है, क्योंकि बैक्टीरिया फंजाई को चाहिए। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन कितना है उस पर भी डिपेंड करता है, डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। डिकम्पोजिशन इज फास्टर व्हेन, इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, डिकम्पोजिशन की रेट हाई कब होगी, तो रिच इन नाइट्रोजन एंड शुगर, ठीक है, जब नाइट्रोजन एंड शुगर ज्यादा होगा, नाइट्रोजन एंड शुगर ज्यादा होगा, यहाँ शुगर लिख देती हूँ, सल्फर देख लेंगे, ठीक है। और स्लोअर कब होगी, व्हेन डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, जब लिग्निन ज्यादा होगा एंड काइटिन ज्यादा होगा, तो जो डिकम्पोजिशन की रेट है बच्चों वो स्लो हो जाएगी। क्लियर दैट। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन, इंपॉर्टेंट चीज, आपको बोल दिया जाए कैसा एनवायरमेंट दे, तो आप कहोगे मैम वार्म और मॉइस्ट एनवायरमेंट होगा तो हमारा डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। डिकम्पोजिशन कंप्लीट डिस्पोजेस ऑफ होल डेट्राइटस, होल डेट्राइटस पे होता है। अब देखो, इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस, चार जो चीजें हैं वो मैटर करती है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस, क्या होगा, इधर आ जाओ, हम कह रहे हैं ये डेट्राइटस है, क्या हो गया ये, अब इसका क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म, फिर ये ऑर्गेनिक रिच सॉइल में चला जाएगा। यदि इसको बैक्टीरिया या फंजाई करता है तो भी इसका ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे, और कौन ले लेगा, कौन ले लेगा, हमारे प्लांट्स ले लेंगे। क्लियर दैट। तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्रेटस, लीव्स को तोड़ा, कैटाबॉलिज्म, उसका कैटाबॉलिज्म किया, लीचिंग करी, सारे जो कंपोनेंट थे उसको निकाल दिया, ह्यूमिफिकेशन, ठीक है, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का फॉर्मेशन किया, एंड मिनरलाइजेशन, जो भी मिनरल थे वापस से प्लांट ने ले लिए। इस तरीके से बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारा किस
तरीके से इकोसिस्टम होता है, टाइप्स क्या होते हैं, किस तरीके से उसके कंपोनेंट होते हैं। आशा करती हूँ कि ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एनर्जी पैरामिड्स क्या होते हैं हमारे, राइट। उसके बाद में हम देखेंगे सक्सेशन क्या है, और इसी के साथ में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो चलता है, राइट। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक थैंक यू।